नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब पीना मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 47 में शराबबंदी से जुड़ी हुई व्यवस्था है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये बहुत जानलेवा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे आदमी को हैवान बनाने वाला कहा। फिर शराब अच्छी चीज कैसे हो गई? अपने को बहुत काबिल, बहुत पढ़ा लिखा, विद्वान और बड़ा लेखक मानने वाले कुछ लोग शराबबंदी और इसके चलते खासकर मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान के तहत मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने शराब, बाल विवाह और दहेज प्रथा के नुकसान की खासी चर्चा भी की। साथ ही जीविका दीदियों से कहा कि वे इन सब के खिलाफ निरंतर अभियान चलाते रहे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया इस काम में जीविका दीदियों को पूरी मदद की जाए। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सब लोग सही रास्ते पर चल ही नहीं सकते, कुछ तो गड़बड़ दाएं बाएं करेगा ही, ऐसों पर हमारी गंभीर नजर है। उन्होंने परिवार समाज के विकास में लड़कियों और महिलाओं की महत्व के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि महिलाएं ना होती तो हम सब इस धरती पर होते क्या। हम सबको माँ ने ही पैदा किया है और पुरुष खुद को ही सब कुछ और महिलाओं को सिर्फ अपना फॉलोअर ना समझे। दोनों के साथ चलने से ही समेकित विकास होगा। अख्ता सीतामढ़ी की जीविका दीदी रूबीना खातून ने मंच पर आकर कहा कि नेपाल से नदी के रास्ते मछली या सामान के बहाने शराब लाकर ईख के खेत में पिलाता था। हमने मिलकर इसे रोका और मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि सीमावर्ती इलाकों पर और ऐसे तरीकों पर खास नजर रखें। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के खिलाफ अभी के अभियान में अब तक 75,300 से भी ज्यादा छापेमारी हुई है। 11,370 मामले दर्ज हुए हैं। 13,000 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। 1,89,000 लीटर देसी और 3,24,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। तो 1,788 गाड़ियां जब्त हुई और पहले कॉल सेंटर में औसतन 70 से 80 कॉल रोज आते थे। अब 190 से 200 कॉल आ रहे हैं, जिससे जहां भी गड़बड़ी दिखे कॉल सेंटर में फोन करें, आपका नाम गुप्त रहेगा और पुलिस फौरन कार्रवाई करेगी। उधर कोरोना वायरस ने 157 दिन बाद बड़ी छलांग लगाई है। राजधानी पटना में कोरोना की रफ्तार 434% बढ़ गई है। 25 जुलाई 2021 को पटना में मात्र 6 नए मामले आए थे। अब बुधवार को 26 पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में 77 नए केस सामने आए हैं। 25 जुलाई को 81 केस आए थे। बिहार में हालात कैसे खतरनाक हो रहे हैं, इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने भी बिहार में तीसरी लहर की दस्तक की बात कही है। साथ ही लोगों से अलर्ट रहने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। पटना के बाद गया में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। बुधवार को तो गया पटना से आगे निकल गया और वहां 29 नए मामले आए। पटना में 26 और गया में 29 के बाद औरंगाबाद में 1, दरभंगा में 1, जहानाबाद में 4, किशनगंज में 1, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, समस्तीपुर में 3, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 1, सुपौल में 2, वैशाली में 1 और पश्चिमी चंपारण में भी 1 संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा एक संक्रमित अन्य राज्य से आया है। बुधवार को 17 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद भी एक्टिव केस की संख्या राहत देने वाली बात नहीं है और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 215 हो गई है। अब तक बिहार में कुल 7,14,294 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। बिहार की रिकवरी रेट 98.31% है। बुधवार को राज्य में 1,69,661 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है और अब तक 7,26,606 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं 12,096 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई है। पटना में अब एक्टिव मामलों की संख्या 103 पहुंच गई है। मंगलवार को यह संख्या 76 थी, लेकिन एक ही दिन में एक्टिव केस का आंकड़ा 100 पार कर गया है। अब संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर चौकसी बढ़ाने को कहा है। संक्रमण के मामले को लेकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर मंथन चल रहा है। पार्कों में तालाबंदी का आदेश जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों को लेकर भी सख्ती का आदेश दिया गया है। वहीं समस्तीपुर के रोसड़ा थाने में राजद विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लालू के बड़े बेटे पर हसनपुर विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र देने का आरोप है। साथ ही अपनी संपत्ति छिपाने का आरोप भी लगा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह एफआईआर बुधवार को दर्ज कराई गई है।
आयोग का निर्देश मिलने के बाद हसनपुर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी और सह रोसड़ा के प्रभारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एसडीओ ब्रजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तेज प्रताप के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 का के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। निर्वाची पदाधिकारी ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के सेकेंड फेज में तेज प्रताप यादव ने 13 अक्टूबर 2020 को 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के दौरान तेज प्रताप यादव ने शपथ पत्र देकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जो कि गलत निकला है। तेज प्रताप यादव पर शपथ पत्र में संपत्ति छिपाने का आरोप जेडीयू ने लगाया था और इसकी लिखित शिकायत बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जेडीयू के आवेदन को चुनाव आयोग को भेज दिया था। चुनाव आयोग ने आवेदन पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी को निर्देशित कर दिया था। सीबीडीटी ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है और चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सीबीडीटी ने अपने 3 पन्नों की जांच रिपोर्ट में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2015 और 2020 के लिए तेज प्रताप यादव ने अलग अलग शपथ पत्र दायर किए थे। दोनों शपथ पत्रों को देखने पर पता चलता है कि 2015 से 2020 के बीच तेज प्रताप यादव की चल और अचल संपत्ति में 82,40,867 रुपए का इजाफा हुआ। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ अलग ही ब्यौरा दिया था। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-20 तक तेज प्रताप यादव की ओर से दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से उनकी कुल आय 22,76,220 है। जाहिर है कि तेज प्रताप ने सही जानकारी नहीं दी है। वहीं सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी किया था और उनसे कहा था कि वे 3 हफ्ते में उसका जवाब दें। लेकिन तेज प्रताप यादव ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और जवाब नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश जारी किया। आयोग ने समस्तीपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। डीएम के निर्देश पर यह केस दर्ज करवाया गया है। तो मुकदमे के बढ़ते दबाव और अनुसंधान के लिए अफसरों और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को अनुबंध पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए पुलिस संवर्ग के रिटायर्ड इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही स्तर तक के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर नियोजित किया जाएगा। संविदा पर नियोजन उसी पद के लिए किया जाएगा जिस पद से संबंधित कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं। शर्त यह भी रखी गई है कि संविदा पर नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के विरुद्ध कोई आपराधिक या अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। किसी अनुशासनिक या आपराधिक मामले में सेवा काल के आखिरी के 10 वर्षों में कोई बृहद दंड नहीं दिया गया हो और अंतिम 5 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया हो। इच्छुक रिटायर्ड कर्मचारी वहीं आवेदन करेंगे जिस कार्यालय या इकाई से वो रिटायर हुए हैं। उन्हें 31 दिसंबर तक आवेदन देना है और 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों जो पहले से नियोजित नहीं हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए नियोजित किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नियोजन आदेश जारी होने के तिथि से मात्र अगले 1 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा और 1 वर्ष के अंदर संबंधित पद पर नियमित प्रमोशन और नियुक्त से योग्य कर्मचारियों के उपलब्ध होते ही ये संविदा नियोजन स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। ये नियोजन सिर्फ 1 बार के लिए होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों को हथियार और गोलियां सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार बीएसएफ के रिटायर्ड जवान अरुण कुमार सिंह के सोनपुर के शाहपुर स्थित ठिकाने पर एनआईए और झारखंड एटीएस ने बुधवार को 9 घंटे छापेमारी की। अरुण कुमार सिंह को नवंबर में ही झारखंड एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। अरुण के ठिकाने से भारी मात्रा में इंसास, एसएलआर और 9 mm पिस्टल की गोलियां बरामद की गई थी। इस मामले में एनआईए ने भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार की सुबह करीब 5 बजे ही छापेमारी शुरू कर दी थी। इस दौरान घर में मौजूद अरुण की बेटी, पत्नी और अन्य परिजनों से टीम ने पूछताछ की है। टीम के सदस्यों ने घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली और दस्तावेजों को भी खंगाला। छापेमारी के दौरान टीम 2 बैंक के अधिकारियों को भी साथ लेकर आई थी। तलाशी में एनआईए को कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं।
दूसरी तरफ बिहार के सुपौल जिले में बुधवार को एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर 189 पेटी अवैध शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि अवैध शराब की यह खेप हरियाणा से मरौना प्रखंड के ललमनिया लाई गई थी, जिसे मधुबनी जिला के लौकही थाना के अंतर्गत नरहिया लेकर जाया जा रहा था। दरअसल ललमनिया वार्ड नंबर 6 निवासी तेज नारायण शाह के घर पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में एक डाक पार्सल ट्रक से पिकअप में शराब को लादने का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की टीम में शामिल मरौना थानाध्यक्ष संतोष कुमार निराला ने बताया कि बहादुरगढ़ हरियाणा से डाक पार्सल के ट्रक में शराब की 189 पेटी तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी। शराब तेज नारायण शाह के आवास पर लाई गई थी, फिर वहां उसे पिकअप पर लादा जा रहा था, और जिसकी सूचना एसटीएफ की टीम निर्मली थाना और मरौना थाना की पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। वहीं मौके पर से 180 एमएल की 68 पेटी, 375 एमएल की 59 पेटी, 780 एमएल की 62 पेटी शराब सहित ट्रक चालक बिरजू और पिकअप चालक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक डाक पार्सल और एक पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। थानाध्यक्ष संतोष निराला ने बताया है कि बरामद शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों गिरफ्तार तस्कर का कहना है कि शराब हरियाणा से डाक पार्सल की गाड़ी से लाई जा रही थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि 2 मुख्य शराब कारोबारी तेज नारायण शाह और मिथिलेश राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक नए साल की उमंग को देखते हुए शराब की इतनी बड़ी खेप क्षेत्र में लाई जा रही थी, जिसको कि पकड़ लिया गया है। वहीं रोहतास जिले के अकोड़ी गोला प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव डेहरी अनुमंडल कार्यालय में आज हुआ। इस दौरान निर्विरोध संतोष पासवान लगातार दूसरी बार प्रमुख बनने में कामयाब हुए। वहीं उप प्रमुख के पद पर पुरुषोत्तम सिंह और पप्पू सिंह ने भी बाजी मारी। एक बार फिर डेहरी विधानसभा क्षेत्र और अकोड़ी गोला की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले संतोष पासवान ने कामयाबी हासिल की है और राजनीति में दमदार रसूख रखने वाले रेल के कद्दावर नेता समाजसेवी चाचा वीरेंद्र पासवान के राजनीतिक रणनीतिक और कुशल मार्गदर्शन में संतोष कुमार अपने विरोधियों को भी नतमस्तक करने में वो महारत हासिल करते हुए दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक में काफी परिपक्व उम्मीदवार के तौर पर ये पंचायत चुनावी जीत उन्होंने हासिल की, जिसकी ठसक पूरे जिले में दिखाई दी थी। आगे बढ़ते हैं। आवासीय विद्यालयों में छात्रों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रशासनिक दावा धरातल पर फेल नजर आ रहा है। बगहा 2 प्रखंड के अनुसूचित जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय कदम हवा की 75% छात्राएं एनीमिया से पीड़ित हैं और इसका खुलासा बुधवार को मेडिकल जांच में किया गया है। बगहा के 2 पीएचसी चिकित्सक डॉक्टर रणवीर सिंह के नेतृत्व में गठित की गई फार्मासिस्ट सोनू कुमार और एएनएम किरण कुमारी और श्वेता भारती की टीम के द्वारा अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय कदम हवा में छात्रावास में रह रही छात्रों के स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। छात्रावास में रह रही करीब 200 छात्राओं के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। कैंप का नेतृत्व कर रहे बगहा 2 पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया है कि जांच में आवासीय विद्यालय की 75% छात्राओं में रक्त की कमी पाई गई। आवासीय विद्यालय की 75% एनीमिया से ग्रसित पाई गई है और इसकी सूचना वरिष्ठ पदाधिकारियों तक भी पहुंचा दी गई है। अनुसूचित जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय कदम हवा की छात्राओं ने विद्यालय में संचालित किचन पर भी अनियमितता का आरोप लगाया है। अनुसूचित जनजाति कन्या आवासीय विद्यालय कदम हवा की छात्राएं, जिनमें की बबीता कुमारी और शकुंतला कुमारी, इन लोगों ने बताया है कि आवासीय विद्यालय में उन्हें कभी भी मेनू के मुताबिक खाना नहीं दिया जाता था। रसोई संचालक की ओर से उन्हें खाने में कभी भी अंडा, रोटी और दूध आदि का वितरण किया जाता है, जबकि स्कूल के मेनू में इन सभी खाद्य सामग्रियों के वितरण का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति आवासीय कन्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर राम बहादुर यादव का कहना है कि स्कूल में जीविका की ओर से किचन की संचालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि छात्राओं की शिकायत के आलोक में वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। तो अब खबर खगड़िया से है, जहां बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे एक नवनिर्वाचित मुखिया के घर पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान मुखिया के घर में बने कार्यालय और गैरेज में खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया गया है। घटना बताई जा रही है कि थाना क्षेत्र की भदास दक्षिणी पंचायत की मुखिया पूजा कुमारी के घर पर हुई है।
अपराधियों ने उन्हें 3 दिनों के भीतर जान से मारने की धमकी भी दी है। इसके बाद उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और इस संबंध में मुखिया के पति संजीव कुमार ने बताया है कि कल उनकी पत्नी शपथ लेकर घर लौटी थी। देर रात करीब 1:30 बजे आधा दर्जन अपराधी घर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने दोनों को 3 दिनों के अंदर मार डालने की धमकी भी दी है। वहीं मुखिया पूजा कुमारी ने बताया है कि वो दलित है, इसलिए दबंग उनको दबाना चाहते हैं। कल शपथ ग्रहण के बाद उप मुखिया के चुनाव के समय विरोधियों से कुछ कहासुनी हुई थी और ये घटना भी उसी का नतीजा है। उन्होंने प्रशासन से दोनों पति पत्नी को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। इधर घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं बेतिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र में गोली लगने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के रन्हा बिनतोली की है, जहां एआर गन की गोली लगने से बच्चे की मौत हुई है। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि गांव के एक युवक के द्वारा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और तभी गांव के 3 अज्ञात लोग एआर गन लेकर पहुंचे और बच्चों को डराने लगे, जिसके बाद बाकी के बच्चे वहां से भाग निकले, लेकिन जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई है वो नहीं भाग सका। ऐसे में तीनों अज्ञात लोगों में से एक ने एआर गन की गोली उसके गले में सटाकर मार दी, जिससे कि वो घायल हो गया। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना में इस गांव में इस घटना को लेकर हर कोई सन्न दिखाई दे रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।